चलो, अब इसमें एक टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करी जा रही है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हेलो एल्केन, हेलो एरिन, लर्न हो गया आपको? 2 दिन बाद आपका टेस्ट है ना, पता है ना? वो भेजी या नहीं भेजी? ये तो बोला था ना नेम्ड रिएक्शन का होगा। ग्रुप पे डाल दो। 2 डेज के बाद आपका हेलो एल्केन हेलो एरिन का टेस्ट है। ग्रुप पे डालो। 2 दिन बाद। आज क्या है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो तैयार कर लो, वो तो और भी अच्छी बात है। इससे अच्छी क्या बात है? स्कूल का भी है तो। थर्सडे, सैटरडे। तुम डालो हेलो एल्केन हेलो एरिन का टेस्ट। टाइमिंग हम डिसाइड करेंगे ना। हाँ, जैसे मान लो सपोज कोई रिएक्शन है, A+B गिव्स C बना रहा है, ठीक है? तो ये C के फॉर्मेशन का रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ C की बात कर रहे हैं। अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहें Kc, तो क्या लिख सकते हैं? C का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय B का कॉन्सेंट्रेशन, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करो, कॉम्प्लेक्स की बात करो, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है MCN होल 4 और कोई चार्ज है से इसमें चार्ज है +2 का, ठीक है? अगर ये कॉम्प्लेक्स को तोड़, इस कॉम्प्लेक्स को हम तोड़ते हैं और इसको तोड़ देते हैं M+ और 4Cn- में, इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया M+ और 4Cn- में, ठीक है? इसमें हमने इसको ब्रेक कर दिया। अगर इस तरीके से आप ब्रेक करते हो तो इस इक्वेशन के लिए अगर Kc लिखना है तो Kc क्या लिखोगे आप? ये आयन मल्टीप्लाइड बाय Cn- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय MCN होल 4, इसका कॉन्सेंट्रेशन इसी तरीके से लिखेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन Kc लिख सकते हैं इसके लिए। ये जो Kc होगा इसको आप बोलोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, इस कॉम्प्लेक्स आयन के लिए ये क्या चीज है? ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट। और अगर इसका अपोजिट कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो उसी को हम कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मतलब स्टेबिलिटी के लिए इक्वेशन क्या होगी? जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ये स्लाइड नोट हो गई। इसमें ये टूट रहा है तो इसको बोल रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर हम ये रिएक्शन लिख दें, ये मिल करके बना रहा है
ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो अब इस रिएक्शन के लिए अगर आप केसी लिखते हो, के लिखते हो, केसी ना बोलो के बोलो, के लिखते हो तो के क्या बनेगा, MCN होल 4, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई M+6 का कॉन्सेंट्रेशन, Cn माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, मल्टी पावर कितनी आ जाएगी 4। पहली वाली इक्वेशन थी डिसोसिएशन की, इसलिए उसके लिए जो के निकलेगा उसको बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके थ्रू क्या हो रहा है, बन रहा है ये कॉम्प्लेक्स, M+ और Cn- लिगेंड से मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो अब इसके लिए जो के निकालोगे इसको बोलोगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोलोगे आप, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्लियर है बात? तो इसका क्या मतलब है आपको, के की वैल्यू अगर बड़ी होगी, के की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बड़ी होगी। या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर इसकी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू अगर बड़ी है, ये कॉन्सेंट्रेशन, तो के की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि आपको पता है के और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। के और ये नीचे वाले जो आयंस है इनकी कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब के की वैल्यू बड़ी है तो ये ज्यादा बन रहा है, ये ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अगर बड़ी है किसी कॉम्प्लेक्स के लिए, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अगर बड़ी है तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बड़ी। स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। मान लो 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए, उनकी स्टेबिलिटी दे दी अलग अलग वैल्यू, K1 K2 K3, तो आप क्या बताओगे, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। एक सवाल आया हुआ इस पर, PYQ में खोलो जरा ये चैप्टर। रहने दो, उससे कोई एलर्जी है, कोई कोई पेपर पढ़ा उससे कोई दिक्कत है, ओपन कर दिया जिसमें जल्दी मिल जाएगा उसको। स्टेबिलिटी कांस्टेंट पूछा गया होगा। अमोनिया का क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा है। चैप्टर आपका खत्म हो रहा है, चैप्टर खत्म हो रहा है, तो आप फटाफट से अगर PYQ वगैरह थ्योरी को कंप्लीट करके करेंगे तो साथ के साथ PYQ आ जाएंगे, और जहां पे प्रॉब्लम होगी वो आप आराम से पूछ लेंगे, है ना। इस समय ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, यही सब चीजों से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें दिखने का, इसमें देखते, इसमें देख। बोलो। MA2BC में एग्जैक्टली चीज क्या थी कि
हम बात करते हैं कायरलिटी की, बात करते हैं ना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। तो कायरलिटी का मतलब होता है कि कार्बन से सारे ग्रुप्स डिफरेंट अटैच हो। और जब आप A to BC कर दोगे तो इसका मतलब क्या करोगे आप, दो आपने एक कर दिए ना। MA4 में नहीं थी ना, MA4 में कहाँ थी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का कोई सवाल नहीं है। हाँ जहां के भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। 13 से पहले के सवाल और इम्पोर्टेंट है। 13 से पहले के जो क्वेश्चंस है ना वो अब आ रहे हैं घूम घूम के एडवांस में उसी कॉन्सेप्ट पे। गूगल से मिल जाएगा जल्दी से। हाँ न्यूमेरिकल ऑन स्टेबिलिटी कांस्टेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये डालिए, रिसेंट में आया था, चलो शायद मिल गया। 21 मेंस में आया हुआ सवाल है, देखिए। इन्होंने लिखा है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 4 प्लस 2, CuNH3 होल 4 प्लस 2, इसके लिए इन्होंने दिया है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब ओवरऑल का मतलब बता देते हैं आपको। इसकी वैल्यू दे रखी है 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13, ये वैल्यू दे रखी है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट इज दिस, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट is y multiplied by 10⁻⁻14। y की वैल्यू निकालनी है अपने को। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, कॉपर टेट्राएमीन +2 वाला कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखा है 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13। ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू निकालनी है इसमें, है ना। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी किसी कंपाउंड के लिए वो डिसोसिएशन कांस्टेंट की क्या होगी, जस्ट रेसिप्रोकल होगी ना। इनवर्स अगर कर दो तो इनवर्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, सिंपल था। स्टेबिलिटी दे रखा है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखा है, ओवरऑल डिसोसिएशन निकालना है, तो जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो कर सकते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट का इनवर्स अगर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, यही तो निकालना था। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1/2.1 10⁻13, है ना। अब इसको ऊपर ले जाते हैं क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में बना करके y की वैल्यू निकालनी है। तो ये 10⁻⁻13 ऊपर आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा, है ना। अब इसको अगर हम लोग बनाना चाहते हैं -14 तो क्या कर सकते हैं, कैसे इक्वल, मुझे क्या पता क्या, ये निकालो y की वैल्यू निकालो भाई, मैथ्स है इसमें, जरा सा निकाल लो। पांच ही आंसर।
इसको ऐसे बना लें, ऐसे कर सकते हैं ना, बोलो बच्चों। देखो -1 और +1, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये 14 बन जाएगा और ये 10 डिवाइडेड बाई 2.1 आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 2.1 से डिवाइड करो 4 पॉइंट कुछ आएगी, अप्रॉक्स लो, नियरेस्ट इंटीजर तक देना है। तो ये 10⁻⁻14 बन गया, नियरेस्ट इंटीजर ये 4 पॉइंट कुछ आएगा, नियरेस्ट इंटीजर तक दोगे तो क्या बन जाएगा आंसर आपका 5। क्लियर है बात? हाँ बच्चों बोले। 4.7 आ रहा है इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर तक करके 5 आंसर दे दिया है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक, स्टेबिलिटी के बारे में ध्यान रखेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना बड़ा है उतना स्टेबिलिटी ज्यादा है, और अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तब स्टेबिलिटी कांस्टेंट छोटा हो जाएगा, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ये वर्ड दिया हुआ है ओवरऑल, ओवरऑल का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं, इस सवाल में कोई जरूरत नहीं पड़ी लेकिन मान लो, जैसे मान लो ऐसे देते हैं कभी कभी, कॉपर रिएक्ट कर रहा है एक अमोनिया से, मान लो कॉपर +2 एक अमोनिया के साथ रिएक्ट किया और इसने बनाया कॉपर NH3, ये बनाया, ठीक। अब दोबारा कॉपर NH3 ये +2 वाला एक और अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट हो, तो अब की बार अमोनिया 2 हो जाएंगे, देख पा रहे हैं। मान लो यही ये 2 है, 2 भी नहीं था 1 था। अब NH3 वोल्टॉइस वाला ये फिर से रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के एक और मॉलिक्यूल से, मान लो 4 अमोनिया का मॉलिक्यूल हमें लेना है, कॉम्प्लेक्स है फाइनल। ये क्वेश्चन में गिवन होगा है ना, ये ऐसा नहीं है आपको बनाना है, ये मैं बता रही हूँ आपको। फिर उसके बाद कॉपर NH3 होल थ्राइस से एक और अमोनिया जुड़ रहा है और क्या बना रहा है, ठीक है। ओवरऑल में अगर देखो तो क्या देख रहे हो आप कि कॉपर +2 से अमोनिया का 1 2 3 4 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, है ना। और पहले एक जुड़ा तो ये बना, फिर इसमें एक और जुड़ा तो ये बन गया, फिर ये वाले में एक और अमोनिया जुड़ गई तो ये बन गया थ्राइस वाला, फिर एक और अमोनिया जुड़ गई तो 4 वाला बन गया, है ना। तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर पूरे को जोड़ दो आप क्या देखते हो 1 2 3 और 4, पूरे रिएक्शन को जोड़ के अगर ओवरऑल रिएक्शन निकालना चाहे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, देखो ये चीज सेम है, लेफ्ट में ये राइट में है तो कट जाएगा, ये लेफ्ट में ये राइट में है तो ये कट जाएगा, ये लेफ्ट में है ये राइट में है तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या ओवरऑल में Cu+2 +4 अमोनिया बन रहा है इससे CuNH3 +2। क्लियर है बात? मतलब फाइनल रिएक्शन 4 स्टेप में हो रही है, चारों स्टेप को मिला करके हमने लिख दिया, ठीक। इसके लिए जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालोगे फाइनल रिएक्शन के लिए, स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होगा उसको बोलोगे ओवरऑल, क्या बोलोगे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और इनके लिए, इन इक्वेशंस के लिए अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिए हो, जैसे इसके लिए K1 इसके लिए K2, कोई कोई बुक बीटा लिखती है इसको, है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, डिसोसिएशन को K लिखती है, स्टेबिलिटी को क्या लिख देती है बीटा।
के लिखो, बीटा लिखो, बात समझ आनी चाहिए। K3 K4 अगर ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है अलग अलग रिएक्शन के लिए, अलग अलग स्टेप के लिए, क्या है ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन। अगर पहली रिएक्शन के लिए K1 वैल्यू दी है, दूसरे के लिए K2 है, तीसरे के लिए K3 है, चौथे के लिए K4 है, ये फोर्थ रिएक्शन का हो गया, ये थर्ड का है, ये सेकेंड रिएक्शन का है, ठीक है। तो आप अगर फाइनल कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो आता है वो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जब निकालोगे आप के जिसको हमने बोला है, तो आप मैथ्स करके देखोगे तो पता लगेगा के इज इक्वल टू होता है K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 मल्टीप्लाइड बाई K3 मल्टीप्लाइड बाई K4। इसका मतलब किसी रिएक्शन को अगर स्टेप्स में तोड़ करके स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिए हुए हैं अलग अलग वैल्यू, मान लो किसी के लिए 1 2 3 4 ऐसे दी हुई है, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, जो भी वैल्यू दी। ठीक है, क्लियर है बात? नोट कर लीजिए, बोलो। और बैग जाना है? ये वाली हो गई ऑनलाइन बच्चों, ये स्लाइड हो गई है। क्लियर है बात यहां तक? अब आपका इस चैप्टर में एनसीईआरटी में लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है मेटल कार्बोनिल। बिल्कुल लास्ट में एक टॉपिक है मेटल कार्बोनिल, मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कौन से हैं? कार्बोनिल हैं। और डिफरेंट डिफरेंट जो कार्बोनिल्स हैं उसमें किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, एक नए तरीके की बॉन्डिंग के बारे में भी बताया हुआ है इन्होंने, है ना। एनसीईआरटी को इसमें करें क्या? ये दिख रहा है सबको? और बड़ा करना है इसको, और बड़ा करना है। कौन बोल रहा है ये? मानवेंद्र? नहीं देख पा रहे हैं? ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा होगा। देखो इसमें लास्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशन दिए हुए हैं, यूजेस दिए हैं, है ना। तो यूजेस भी आपने करने हैं एनसीईआरटी से। कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिनकी बात करते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल है, जिसमें सेंट्रल मेटल होता है आयरन। सेंट्रल मेटल कौन सा होता है? आयरन। इसके बाद बात की जाती है विटामिन B12, उसको हम लोग बोलते हैं साइनेकोबालामीन। नाम क्या है उसका? साइनेकोबालामीन। को से याद रखेंगे, उसमें सेंट्रल मेटल होता है कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल कौन सी होती है? कोबाल्ट। फिर उसके बाद एक आपका क्लोरोफिल की बात होती है ग्रीन प्लांट्स में। क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल है, उसमें मैग्नीशियम होता है सेंट्रल मेटल।
ठीक है, तो 3 तो लिविंग वाले याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन में आयरन है सेंट्रल मेटल, और साइनेकोबालामीन जिसको B12 कहते हैं विटामिन, उसमें कोबाल्ट है, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में कौन है सेंट्रल मेटल, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद आजकल, आजकल नहीं पहले, और आजकल भी यूज किया जाता है, एक कंपाउंड है प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सिस प्लैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस प्लैटिन। वो यूज होता है एंटी कैंसर, कैंसर ड्रग, मतलब जो कीमोथेरेपी जो किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में, उसमें यूज होता है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे। देखिए देख पा रहे हैं बच्चों, ऑनलाइन जिनके पास एनसीईआरटी हो एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। इस पैराग्राफ में इतने पार्ट में केवल दिया हुआ है कि पिगमेंट फोटोसिंथेसिस वाला क्लोरोफिल के बारे में बात करी गई है, जिसमें मैग्नीशियम है, हीमोग्लोबिन की बात की गई है, जो जिसमें रेड पिगमेंट होता है वो आयरन है, विटामिन B12 की बात की गई है जिसमें क्या है, कोबाल्ट है ना। उसके बाद यूज में आपका रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स है PH3P होल थ्राइस RHCl। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग विल्किंसंस कैटलिस्ट। क्या नाम है इसका, विल्किंसंस कैटलिस्ट। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड कराने के लिए ये यूज होता है। उसके बाद बात की जाए सिल्वर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड की मेटलर्जी में, मतलब सिल्वर गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में एक मेथड यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं साइनाइड प्रोसेस। उस साइनाइड प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है सिल्वर का AgCN होल ट्वाइस माइनस, और अगर गोल्ड की बात करो तो AuCN होल ट्वाइस माइनस। ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। तो इस पैराग्राफ में पूरा बताया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहां कहां पे यूज होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी दैट डेवलप फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग विद हाइपो सोल्यूशन। एक सोल्यूशन है हाइपो, है ना, हाइपो बोलते हैं Na2H2O3। टाइट्रेशन में आप लोग पढ़ेंगे इस सॉल्यूशन को, Na2H2O3 को। तो हाइपो सॉल्यूशन को यूज किया जाता है AgBr के साथ, और AgBr और हाइपो मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिसको यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, फिर उसके बाद सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन याद रखेंगे किस चीज के लिए यूज हो रहा है, सिस्प्लेटिन यूज हो रहा है एंटी कैंसरस ड्रग में, कीमोथेरेपी के लिए यूज किया जाता है। देखिए लिखा होगा कहीं पे EDTA इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो EDTA यूज होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। Some coordination compounds of platinum effectively inhibit growth of tumors. एग्जाम्पल्स क्या है इसका, ड्रग का क्या नाम है, सिस्प्लेटिन। ये जो आपका यूजेस वाला जो एप्लीकेशन वाला पैराग्राफ है, जो भी 4-5 पॉइंट है उनको अच्छे तरीके से अंडरलाइन करके कौन सी चीज कहाँ यूज हो रही है कर लेंगे, मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। ऊपर में कोई रह गया क्या, ये देखिए इससे एक बार क्वेश्चन आया ये, अब ये क्या, ये याद करने वाली चीज है कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है, किसका कंपाउंड बन रहा है। क्या लिखा हुआ, रूबी दिस जेमस्टोन वाज फाउंड इन मार्बल फ्रॉम मॉकॉक म्यांमार, है ना। एमरल्ड दिस जेमस्टोन वाज फाउंड इन मूजो, इस जगह से मतलब नहीं है, मतलब क्या है, एमरल्ड में कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें सेंट्रल मेटल
कौन सी है। तो एमरल्ड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है, इन एमरल्ड Cr+3 ions occupy octahedral site in the mineral beryl। जो एमरल्ड है उसमें क्या है, मिनरल है बेराइल। बेराइल का फॉर्मूला क्या है, Be3Al2Si6O18। ये बेरिलियम का भी मिनरल बोलते हैं इसको, नाम क्या है इसका, बेराइल। इस बेराइल में क्रोमियम जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल साइट पे। ऑक्टाहेड्रल साइट का मतलब है जो ऑक्टाहेड्रन की जो पोजीशन है, 6 पोजीशन, उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये भी आपका यूज से रिलेटेड टॉपिक है, एक बार इन्होंने पूछ रखा है, अभी रिसेंट में पूछा था रूबी के बारे में, है ना। देखिए क्या लिख रखा है इन्होंने, वी मे न्यू these chromium 3 species as octahedral chromium 3 complex incorporated into alumina lattice dd transition at these centers give rise to color। रूबी का जो कलर है वो किसकी वजह से है, डी ट्रांजिशन की वजह से है। और इसमें शायद क्वेश्चन ये पूछा था रिसेंट में कि जो रूबी है उसमें क्रोमियम किस स्टेट, रूबी जो आपका है उसमें क्रोमियम किस स्टेट में है, +3 में है, +4 में, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली, है ना। हाँ डीडी ट्रांजिशन कल ही तो पढ़ाया है, और क्या, लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में मूव करता है इलेक्ट्रॉन। हाँ जो भी लोअर है। ये देखो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के डिफरेंट कलर दिए हैं, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। मेटल कार्बोनिल कहाँ गए, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। इसके बाद ही तो है, जेमस्टोन के बाद। पहले इस टॉपिक से जो अभी बताने जा रही हूँ ज्यादा कभी क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा बॉन्डिंग वॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देने लगे, तो इसलिए इस वजह से आपको एनसीईआरटी की कोई भी चीज क्या है छोड़नी नहीं है। इसके बाद है ये टॉपिक, देखिए बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ठीक है। पहली लाइन लिखी हुई है इसमें होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक सेंट्रल मेटल के साथ जितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेम है। जैसे मान लीजिए निकेल के साथ 4 कार्बोनिल जुड़े हुए हो, है ना, और कोई लिगेंड नहीं जुड़ा हो, निकेल के साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है, जितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं वो क्या है, सेम है, तो होमोलिप्टिक बोलते हैं। और हेट्रोलिप्टिक में क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड, एक कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड एक सेंट्रल मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे ना Ma2Bc, तो उसमें 2 लिगेंड ए थे, एक लिगेंड बी था अलग, एक लिगेंड सी था, तो डिफरेंट जब जुड़ेंगे तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, और सेम जुड़ेंगे तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक कभी कभी यहाँ पे एक और टर्म आएगा होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर, ये भी लिख लो जरा, ये पॉइंट एक लाइन बस लिखनी है। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स when only one central metal atom, when only one central metal atom is present in one molecule of coordination compound, one molecule of coordination compound
ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे? होमो न्यूक्लियर। फिर लिख लो हेट्रोन्यूक्लियर। सॉरी सॉरी, होमो क्यों नाम दिया? मोनो 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 न्यूक्लियर। मेट्रो नहीं, हेट्रो। नीचे वाले को हेट्रो ही बोल, नीचे वाले को हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होगा? व्हेन, पहले वाले को मोनो लिखना था, होमो मैंने गलती से बोल दिया। पहले वाले को मोनो लिखिए, जिसकी डेफिनेशन आपने लिख ली। दूसरे को लिख लो हेट्रोन्यूक्लियर। व्हेन टू central metal atom, two central metal atom are present in one molecule of coordination compound, in one molecule of coordination compound, then it is called heteronuclear. दो सेंट्रल एटम है अगर, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें मेटल के साथ सीओ जुड़ा हुआ होगा, कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो क्या क्या चीजें इसमें है देखिए। होमोलिप्टिक कार्बोनिल्स कंटेनिंग कार्बोनिल लिगेंड आर फॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है भाई, मतलब ट्रांजिशन मेटल होगा और सीओ ग्रुप होगा। These carbonyl have simple well defined structures। जैसे एक है टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, नाम क्या दिया है? टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। इसका मतलब फॉर्मूला होगा NiCO होल 4 और बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, NiCO होल 4 और बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए। टेट्रा कार्बोनिल हो गया, निकल, और कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कार्बोनिल में मेटल की क्या होगी? जीरो, क्योंकि कार्बोनिल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता, कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जीरो। तो मेटल की हमेशा क्या होगी? जीरो। जैसे इसका शेप आपने याद रखना है, टेट्रा कार्बोनिल निकल का शेप होता है टेट्राहेड्रल। पेंटा कार्बोनिल आयरन लेते हैं, यानी FeCO होल 5 अगर आपने ले लिया, उसमें भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर तो जीरो है। इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इस शेप के बारे में कोई भी कॉम्प्लेक्स अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाया। टेट्राहेड्रल सिखाए हैं, स्क्वायर प्लेनर सिखाए हैं, ऑक्टाहेड्रल सिखाए हैं। ये स्पेशल शेप देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका फॉर्मूला, इसका नाम याद होना चाहिए कि कौन सा है? पेंटा कार्बोनिल आयरन, यानी कि FeCO होल 5। इसका शेप कैसा है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब एक तो ट्रायंगल पे 3 लिगेंड लगे हुए होंगे और एक ऊपर और एक नीचे, 5 कार्बोनिल इस तरीके से लगे। वाइल हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, क्रोमियम के साथ अगर 6 कार्बोनिल लगा दीजिए, CrCO होल 6 अगर कर दीजिए, तो इसका शेप कैसा है? 6 लिगेंड लगा दिए तो ऑक्टाहेड्रल शेप, याद ही है अपने को। डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज, डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज, इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है 2 मैंगनीज एटम आ गए, तो अभी जैसे मैंने बात करी थी ना, उस टाइप का हो गया। और डेका कार्बोनिल, डेका का मतलब 10 कार्बोनिल है ना, तो डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज जीरो इज मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल MnCO होल 5 यूनिट्स, यानी कि एक MnCO होल 5 यूनिट दूसरी MnCO होल 5 यूनिट से जुड़ी हुई होगी। CO के 5 मिला के कितने हो जाएंगे? 10। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। इसमें अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था कि MN बॉन्ड का नंबर कितना है ना। नेक्स्ट है ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, ऑक्टा बोले तो 8, कोबाल्ट बोले तो कोबाल्ट, बात हो रही है डाई यानी कि 2, हैज अ कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड ब्रिज्ड बाय द 2CO ग्रुप। इनके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, देखो निकल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर देखिए पेंटा कार्बोनिल वाले का,
ये ट्राइगोनल मतलब इसको मिला के बनाओ तो ट्रायंगल बन जाएगा, ऊपर और नीचे एक एक CO। ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो रही है बात? ऑनलाइन बात हो रही है क्रोमियम के साथ हेक्सा कार्बोनिल की बात हो रही है। 6 लगाने हैं तो 6 ऑब्वियस सी बात है, ऑक्टाहेड्रल पे लगाओगे तो 4 ऐसे लगा दिए और एक ऊपर और एक नीचे। फिर उसके बाद ये वाले से क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इससे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, स्पेशल सा दिख रहा है अलग सा इसलिए पूछ लिया। ये है आपका डाई मैग्नीज डेका कार्बोनिल। इसमें अगर आप देखो तो 2 Mn एटम है और कार्बोनिल कितने लगे हुए, एक के ऊपर 5 और दूसरे के ऊपर 5। ठीक है, एक के ऊपर 5 कार्बोनिल, दूसरे के ऊपर 5 कार्बोनिल अटैच है। इस मॉलिक्यूल में पूछा था Mn Mn बॉन्ड कितने हैं, Mn Mn बॉन्ड कितने हैं, तो Mn Mn बॉन्ड तो एक ही दिख रहा है ना। आपसे ये पूछ सकते हैं MnCO और फिर इधर CO, ये वाले बॉन्ड का नंबर पूछ सकता है। तो कितने ना हो जाएंगे, Mn इधर CO इधर CO, एक ये हो गया, फिर MnCO CO, Mn इधर वाला तो बनेगा नहीं है ना, इसको भी ले सकते हो ना, ले सकते कि नहीं ले सकते, CO MnCO में इसको भी काउंट कर सकते हो। तो इस तरीके से काउंट करके आपको बता, इधर वाला नहीं काउंट होगा क्योंकि ये इधर तो Mn आ जा रहा है। ठीक, फिर इसके बाद ये है आपका ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट में है डाई कोबाल्ट। इसमें अगर देखो तो इसमें एक स्पेशल चीज दिख रही है, कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में तो ठीक है बात, Mn Mn के बीच में जैसे बॉन्डिंग थी वैसे, यहाँ पे बीच में कार्बोनिल कैसा दिख रहा है, ब्रिजिंग दिख रहा है। स्पेशल बात क्या है, ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का मतलब दो ये जो एटम्स है यहाँ Mn Mn कार्बोनिल से जुड़े हुए नहीं है, यहाँ पे क्या है बीच में एक कार्बोनिल आ गया। ठीक है, ये अलग कोई ग्रुप नहीं है, ये भी कार्बोनिल है ये भी कार्बोनिल है, इसका स्ट्रक्चर ओपन करके बना दिया, तो ब्रिजिंग कार्बोनिल भी है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाले स्ट्रक्चर में ब्रिजिंग कार्बोनिल कितने होंगे। क्लियर? हाँ, इस वाले का आंसर निकालो, 16 आ रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में ये जो डाइमैग्नीज डेका कार्बोनिल वाला है, इसमें CO MnCO बॉन्ड को देखना है, देखिए कितने बॉन्ड है इसी स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग गिनिए कितने हैं। CO MnCO बॉन्ड, CO MnCO बॉन्ड, ट्वेल्व आ रहे हैं। किस किस को गिन रहे हो, एक तो ये दिख रहा है, 1 2 और ये 3 हो गया, 16 फिर ये 4 हो गया, इसको लेकर के भी तो गिनोगे ऊपर नीचे ऐसे करके, है ना। फिर इधर से भी गिन लोगे एक एक को, तो काउंट कर लेना भाई, मैं नहीं कर रही, काउंट आपने करना है। ठीक है, अब देखो एक और नई टाइप की चीज दी हुई है इसमें, लास्ट टॉपिक है, लास्ट पैरा है, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग, क्या नाम दिया गया है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अभी तक जितने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने पढ़े उसमें हमने इस टाइप का सिस्टम पढ़ा कि सेंट्रल मेटल है और उस सेंट्रल मेटल को लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम बोल देते हैं। सिनर्जिक इफेक्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि दोनों तरफ से लेना देना हो रहा हो। सिनर्जिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है, दोनों तरफ से लेना और देना हो रहा हो। अभी तक बात केवल ये थी कि सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, है ना। अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि सेंट्रल मेटल से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे,
लिगेंड की तरफ जाएंगे, लिगेंड में एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो एक तरीके से दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, क्या दे रखा है देखिए, मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल possess बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड की बात करोगे तो ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग होती है। MC sigma bond is formed by donation of lone pair of electron on the carbonyl carbon into vacant orbital of metal। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि मेटल का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो डोनेट कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल के उसमें, मेटल का जो ऑर्बिटल है वो कार्बोनिल के कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, इससे सिग्मा बन रहा है। दूसरी सिचुएशन दी है, MC pi bond is formed by donation of pair of electron from a filled d orbital of metal into vacant anti-bonding pi star orbital of carbon monoxide। यानी कि आपको मोटी मोटी बात याद रखनी है कि अगर मेटल कार्बोनिल में सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात करी जा रही है तो इसमें दो तरीके की बॉन्डिंग हो रही है, एक को बोलते हैं सिग्मा, दूसरे को बोलते हैं पाई। पाई कैसे बन रहा है, पाई वो ही वाला बॉन्ड है जिसकी हम बात करते हैं कि आपका लिगेंड जो है वो मेटल को दे रहा होगा, है ना। यहाँ पे इन्होंने लिखा MC pi bond is formed by the donation of pair of electron from a filled d orbital of metal into the vacant anti-bonding pi orbital of the monoxide। इसका मतलब सेंट्रल मेटल अगर देती है लिगेंड को इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड बनता है, और अगर लिगेंड देता है सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि दोनों तरफ से लेना देना इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, इसलिए इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट which strengthens the bond between CO and metal। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जो मेटल कार्बोनिल का जो मेटल और CO का बॉन्ड है वो अदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उनके बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग क्यों होगा, जैसे जब बॉन्डिंग में हम बात करते हैं और ये बोलते हैं कि किसी केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ गई तो वो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होती है, अपने आप बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि अगर उस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड या कोई और बॉन्ड पहले से था और एक हाइड्रोजन बॉन्ड एडिशनल हो गया, मतलब एक जोड़ने वाला फैक्टर और हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी अभी तक जितने तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम पढ़ रहे थे उसमें हम बात कर रहे थे कि लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब हमने क्या बात करी सिनर्जिक बॉन्डिंग में कि लिगेंड तो सेंट्रल मेटल को देगा ही देगा, वो बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर सेंट्रल मेटल भी लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देती है तो वो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड, और क्योंकि एक नया बॉन्ड बन गया तो दोनों एक दूसरे को बॉन्ड दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, और बॉन्ड बन जाता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटल कार्बोनिल में एक एक्स्ट्रा एडिशनल कौन सा इफेक्ट या कौन सी बॉन्डिंग देखने को आपको मिलती है तो आप बोलोगे सिनर्जिक इफेक्ट है, इसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एक पाई बॉन्ड भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है आपका, ये मेटल है, मेटल से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कार्बोनिल के खाली ऑर्बिटल में जा रहा है, यहाँ से क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। लिगेंड से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मेटल के खाली ऑर्बिटल में जा रहा था, यहां से क्या बन रहा था, सिग्मा। क्लियर है बात, तो आपका चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, राइटिंग वे में मैंने केवल ये मेटल कार्बोनिल वाला टॉपिक और जो यूजेस वाला टॉपिक है वो लॉन्च वो नहीं कराया मैंने, ठीक है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, यूजर्स को भी कर लीजिए। शोर नहीं बताया कि हो गया, तो कौन सा टॉपिक रहता है,
मेटल कार्बोनिल वाला आपने करना है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, और यूजेस, ये दोनों टॉपिक कहाँ से करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है, इतना ही। ठीक है, अब चैप्टर आपका हो गया खत्म। अब स्पेशल स्पेशल टाइप के 2-4 PYQ तो करते हैं हम लोग। टाइम बता दीजिए। हाँ चल, शोर ना करें। ऑनलाइन बच्चे, ऑनलाइन। अरे उद्धव के अलावा बच्चे क्या कर रहे हैं? यस मैम। सवाल किए जाए। मार किसको खाना है, पिटाई किसको खानी है? ऑनलाइन वाले तो खाएंगे नहीं, ऑफलाइन ही पड़ेगी, है ना? चलो, मुझे ही मार दो, ये देखो। हाँ तुम लोग जाओ ना, इसरो में जाओ तो अच्छी बात है, पढ़ो तब तो जाओ। पहली कंडीशन क्या है, पढ़ना है। सिस्प्लेटिन फॉर्मूला पूछा एक बार सिस्प्लेटिन का, लिख लो सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला। PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। सिस है, सिस फॉर्म है, इसलिए इसका ट्रांस भी बन सकता है। ट्रांस नहीं यूज होता है एंटी कैंसर में, एंटी कैंसर ड्रग में कौन सा फॉर्म यूज होगा, सिस। सिस कैसे बनाओगे, Cl NH3 को क्या कर दोगे, एडजेसेंट कर दे। ऑक्टाहेड्रल तो कॉम्प्लेक्स होगा नहीं, कैसा होगा, टेट्राहेड्रल में GI प्रेजेंट ही नहीं होगी। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो गया ना। अमोनिया और इनको क्या कर दिया, सेम को एडजेसेंट। हाँ पहला सवाल आपका ये था, नोट कर लीजिए सिस्प्लेटिन। दूसरा क्वेश्चन, आवाज नहीं करें, आवाज नहीं करें। चलिए, कोई एडवांस का सवाल करा देना अच्छा सा, तबाही मचा दी जाए, हैं? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, निकालो, इजी सवाल है। CrCO होल 6 में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, जल्दी से निकालिए। म्यू, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से निकाल लो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो तो वहां होता है बहन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में होगा वो, बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट होगा।
कार्बन डाइऑक्साइड बोलोगे इसको यहाँ पे, कार्बोनिल। अभी कार्बोनिल पढ़ा पढ़ा के यही पढ़ाया था ना कॉम्प्लेक्स, अभी अभी पढ़ाया है। ऑनलाइन से आंसर आना चाहिए, अब की बार हर्ष आंसर देंगे। हर्ष आप म्यूट करके बैठे हो। निकालो जल्दी। यस मैम। 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया ना 0। वो मैं क्यों बताऊं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं सीखा है। वो भी बता दीजिए जल्दी से आंसर। मान्या, अंशराज, उद्धव। एकदम इजी सवाल दिया है मैंने। दिया नहीं है इन्होंने 100/3। कोशिश कीजिए। ट्वेंटी 24 होता है एटॉमिक नंबर क्रोमियम का। ऑप्शंस है आपके। 0, 2.84, 4.9 और है आपके ऑप्शंस 5.92। देखो 2009 का क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है ना, तो हल्का सवाल तो नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ अलग चीज लगेगी। ध्यान से देखो, क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। ऑनलाइन वालों को वॉइस क्लियरिटी है? Yes, ma'am. क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, मतलब क्रोमियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। क्रोमियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम लोग होता है 3d5 4s1, एक्सेप्शन वाली चीज होती है ये, है ना। कोबाल्ट आपका, कोबाल्ट नहीं, कार्बोनिल आपका होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये क्या करता है, ये एस के जो ऑर्बिटल है ना, उनके भी इलेक्ट्रॉन को लेकर के पेयरिंग करा देता है। क्या कराता है, अभी तक जो हमने पेयरिंग देखी थी वो क्या देखी थी कि डी वाले होंगे, अभी ये क्या करता है, एस के भी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और सबकी क्या करवा देगा, पेयरिंग। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 6 किस में आ जाएंगे, इसमें सारे के सारे पेयरिंग स्टेज में आ जाएंगे, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ये आपका क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, यस और नो, ऑक्टाहेड्रल था ना।
अगर ऑक्टाहेड्रल है तो Eg और T2G में तोड़ के इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, लिखो। Eg और T2G में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आंसर तो 0 ही है, पेयरिंग हो रही है। आंसर क्या है इसका? 0। ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहा है? पेयर अप। इसमें स्पेशलिटी है कि जो s का इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे आ जाएगा और पेयरिंग हो जाएगी, है ना। ये स्पेशलिटी है। वैसे आप देखोगे तो किसका कराओगे? T2G और Eg में अगर देखोगे आप तो किसको लोगे? उसमें आप d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को लोगे, s को तो कंसीडर करोगे नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे स्पेशल केस है। इस केस में क्या होता है, s से भी इलेक्ट्रॉन आकर के पेयर अप हो जाता है। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पेयर अप हो गए। पेयर अप हो गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 0, तो कार्बोनिल का ये जो आएगा मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या आ जाएगा आपका? 0। ठीक है, 9 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। मानवेंद्र लगातार बात कर रहे हो, फिर आप बोलोगे मैम मैम तो मुझे फटाफट फालतू में पकड़ लेती हैं और फिर डांटने लगती हैं। K3FeCN होल 6 दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स। बताना है कौन से डायमैग्नेटिक हैं। इसका नाम दिया है K, इस कॉम्प्लेक्स का नाम। एक दिया है CONH3 होल 6, CONH3 होल 6। एक एक को निकालते जाइए, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालना है आपको। Cl3, इसका नाम दिया है इन्होंने L, इस कॉम्प्लेक्स को L बोल दिया। फिर है Na3CO, OX बोले तो ऑक्सिलेटो, OX होल थ्राइस है, इसको नाम दिया इस कॉम्प्लेक्स को M। फिर है NiH2O होल 6, NiH2O होल 6 Cl2, इसको नाम दिया है N। फिर है K2PtCl होल 4, इसको नाम दिया है O। तरीका आपको सिखाया हुआ है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक निकालने का, आराम से शांति से निकालिए। क्लास में बहुत कम टीचर हैं जो लास्ट में PYQ कराते हैं, मैं कराती हूँ, तो थोड़ा रिस्पेक्ट करिए और सीखने की कोशिश कीजिए। इधर उधर बातों करने में टाइम खराब करते हैं अपना भी और मेरा भी। और क्वेश्चन कराने का रेलेवेंट नहीं निकलता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन इस पैटर्न का कराया हुआ है, आराम से निकालिए। इस लास्ट वाले को बोला KLMNO, इसको P नाम दिया। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं। इसमें पूछा है कौन सा होगा डायामैग्नेटिक, कौन कौन से ऐसे हैं जो डायामैग्नेटिक हैं। कौन कौन से ऐसे हैं जो डायामैग्नेटिक हैं, निकालिए। अगर लिगेंड नहीं पता हो तो बता देती हूँ। CN स्ट्रॉन्ग लेंगे, NH3 को स्ट्रॉन्ग लेना है, H2O को वीक लोगे, ऑक्सिलेटो को
बीच में आता है ऑक्सीलेटर, देखो ऑक्सीलेट C2O4 -2 कहाँ पे आ रहा है, वीक में ले लो C2O4 -2 को, वीक में ले लीजिए C2O4 -2 को भी। ये ऑक्सीलेटर इज C2O4 -2। करके बताइए इसको, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग। वंश अपना कर लो बेटा। -2 OX का ऑक्सीडेशन नंबर -2, CN का -1, अमोनिया का पता ही है 0, H2O का भी 0। कौन कौन से डायामैग्नेटिक होंगे, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्या चाहिए, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वो कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए ना, गड़बड़ करते हैं आप लोग। के लास्ट में 3d6 4s2, कोबाल्ट में आता है 3d7 4s2, जिंक में आता है 3d10 4s2, और कौन सा है, निकिल है, निकिल में होगा 3d8 4s2। प्लैटिनम आपका वो होता है, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन में था ना, लास्ट में पढ़ा था हमने, निकिल के बाद था पीडी, पीडी के बाद था पीटी, यही बात हुई थी एक दिन, बताया था कोई कॉम्प्लेक्स, इसमें 3d8 होता है, इसमें क्या था 4d शायद 9 था, इसमें भी 5d9 था, एक्सेप्शन था ये प्लैटिनम का। एग्जैक्ट बता देती हूँ, प्लैटिनम का निकालिए, पीटी का एग्जैक्ट बता देती हूँ। पीटी का है 5d9 6s1, पीटी के लास्ट में है 5d9 6s1, एक्सेप्शन में आता है पीटी। छह दे रखे हैं ना, इसमें से 4 हैं डाया, क्योंकि ऑप्शंस इन्होंने 4 4 के बना रखे हैं। दो पैरा होंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट कोशिश कीजिए। पहला कॉम्प्लेक्स निकाल लिया बच्चों, वेरोनिका, भूवी, फर्स्ट निकला, पैरा है या डाया,
पहला वाला के वाला पैरा है डाया है? क्वेश्चन में पूछा गया है डाया बताना है, डाया डाया। आपके हिसाब से एल एम 4 का सेट है। टन में बोलो कौन कौन सा? एल एल एन ओ पी, ये आंसर दे रहे हैं एल एम ओ पी। एल एम ओ पी को दे रहे हैं डायामैग्नेटिक। एल एम ओ पी को दे रहे हैं डायामैग्नेटिक। किसको किसको बोल रहे हैं डाया? एल एम ओ पी को बोल रहे हैं इसको, इसको और इसको और पी वाली, इन 4 को बोल रहे हैं डाया। मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या है? एल एम ओ पी, डायामैग्नेटिक स्पीसीज ये है। यानी कि के और एन क्या है आपके? ठीक है, आज की क्लास आपकी कर देते हैं ऑफ। चलिए, चैप्टर करा दिया गया, आप पूरा अच्छे तरीके से करिए और पी वाई क्यू वगैरह करिए।